साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अंतिम चार्टर एक्ट अर्थात चार्टर एक्ट जो 1793-94 से शुरू हुआ और 1853 तक चला, उसमें सबसे अंतिम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में समझेंगे। परीक्षाओं में बहुधा एक या दो प्रश्न इससे अवश्य पूछे जाते हैं और साथ ही जब आप आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे होते हैं तो इसके बारे में एक समझ आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने हेडिंग दे रखा है चार्टर अधिनियम 1853। देखिए, यह अंतिम चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट ये अंतिम था, यानी कि राजा के द्वारा कंपनी को दिया गया आज्ञा पत्र जो था ये लास्ट था, अंतिम था। इसके बाद कंपनी के शासन का बाद में कालांतर में उन्मूलन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और कंपनी जो है वो मामले से हट गई और भारत पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। हालांकि विभिन्न चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के तहत ही, कंपनी के रहते हुए ही ब्रिटिश संसद जो थी धीरे धीरे भारत के जो शासन था उस पर अपना नियंत्रण ले रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे थी। ब्रिटिश संसद जो थी वो अपने शासन को धीरे धीरे भारत पर चढ़ा रही थी। इसके पीछे कारण ये था कि एक तो दोनों के बीच में भौगोलिक दूरी थी, बहुत ज़्यादा थी, सूचनाओं का आवागमन जो था बहुत कम था, साथ ही ब्रिटेन को भारत के बारे में बहुत कम जानकारी थी। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटिश संसद ये नहीं चाहती थी कि भारत का झमेला वो अपने माथे पर ले। कंपनी बैठी है, झमेला कर रही है, करने दो, जब तक जीतेगी तब तक ठीक है, यदि कुछ बड़ा हो जाएगा तो हम हैं, देखेंगे। ये सब उनका कुछ मूल उद्देश्य था। तो अब जब 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए तो उन प्रावधानों का कुछ न कुछ परिणति हुई और उस परिणति के फलस्वरूप भारत पर अब अंग्रेजी राज का जो शिकंजा था और कसने को संसद जो है आतुर हो गई। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन में जब धन ज़रूरत से ज़्यादा आने लगी, पूरी दुनिया से धन को लोग व्यापार के माध्यम से अपने यहाँ लाने लगे, तो उनके यहाँ तरह तरह के नव बौद्धिकवाद चलने लगा, जिसमें मानवतावाद, धर्म, नैतिक उन्नति, साथ ही राजनीतिक शुचिता, ये सब बहुत सारी चीज़ें आने लगी जिन्हें आज हम आधुनिक लोकतंत्र में उपयोगी मानते हैं। तो उन्हें लगता था कि हम भी भारत में ऐसे ही शासन को लाए। हालांकि ये जो भी चीज़ें थी वो सिर्फ कागजी चीज़ें होती थी, व्यवहारिक में बहुत ही क्षीण और सूक्ष्म होती थी, उसका कोई वास्तविक उद्देश्य या मतलब नहीं होता था, लेकिन फिर भी होता था। अब आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि अंग्रेजी राज से पहले हमारे शासन था, शासक भी थे, लेकिन शासन की जो पद्धति थी वो बिल्कुल अलग थी। अभी अंग्रेजी राज में राजा कौन है, शासन करने वाले कौन है, प्रजा कौन है, तीनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा समायोजन नहीं था, तीनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं संबंध नहीं था, लेकिन शासन चल रही थी। इसके पीछे कारण यही था कि वर्तमान शासन यानी कि जो अंग्रेजी शासन थी वो एक निश्चित नियमों, विधान और सिस्टम के द्वारा चलाई जा रही थी, और ये चीज़ जो थी ये बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहले इनके कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये कुछ नए बदलावों को लेकर के आया। हमने उन्हीं नए बदलावों को रखा है ताकि आप उसको समझ लें और जब परीक्षाओं में बैठें तो ध्यान रहें। बहुत सारी चीज़ों को देखने से कोई मतलब है नहीं और इसमें उसका कुछ ज़्यादा रखा नहीं गया था। तो पहला है कि 1793 से 1853 तक पारित किए गए सभी चार्टर एक्ट में यह अंतिम एक्ट था। परीक्षाओं में जब पूछे कि निम्न में से कौन सा एक्ट अंतिम था तो याद रखिएगा चार्टर अधिनियम 1853। इसके साथ ही इसमें कंपनी के शासन को अगले समय तक अनुदान दिया गया, तय समय नहीं, और एक ट्रस्टी के रूप में। कहने का मतलब है कि कंपनी को यह कह दिया गया कि हम जो आपको अब अनुदान दे रहे हैं, अब जो हम आपको एक ट्रस्टी के रूप में शासन प्रशासन संभालने की जो जिम्मेवारी भारत की दे रही हैं वो 20 साल के लिए नहीं है। पहले हर बार मिलता था उन्हें 20 साल के लिए, अब इन्हें अगले आदेश तक, यानी कि संसद जब चाहे आपसे शासन का भी दायित्व छीन सकती है। व्यापार का तो पहले छीन चुका था, अब शासन का भी छीन सकती है। कंपनी ने इस अधिनियम में लिखित रूप से दिया। परीक्षाओं में जब पूछे कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी को एक ट्रस्टी के रूप में शासन चलाने की जिम्मेवारी दी गई, तो 1853 के चार्टर अधिनियम।
इसके बाद एक और किया गया कि कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और इनमें से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत होते थे। यानी कि जो डायरेक्टरों की संख्या थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, उसकी संख्या घटा दी गई, 24 से 18 कर दी गई और उस 18 में भी 6 सम्राट के द्वारा मनोनीत थे। यानी कि पूरी तरह से संसद का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पहले 1853 के जो पहले जो भारत में नियुक्तियां होती थी, बड़े बड़े नियुक्तियां या साधारण जो भी नियुक्तियां होती थी, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुशंसा होती थी। इस अधिनियम के द्वारा वो अनुशंसा पद्धति को समाप्त कर दिया गया। अब बोला गया कि नहीं, हम ओपन जो भी खुला प्रतियोगिता होता उसी आधार पर लेंगे। हालांकि भारतीयों को कुछ ऊँचे पद दिए जाने लगे, कुछ ज़्यादा ऊँचे नहीं, तो लेकिन फिर भी बड़े पद प्राप्त, इस अधिनियम के बाद भी बड़े पद प्राप्त करने में 9 साल 10 साल लगा। इसके बाद देखिए, इसमें है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु तो खुली प्रतियोगिता व्यवस्था को अपनाया गया तथा नियुक्ति में संरक्षण को समाप्त कर दिया गया। देखिए, जब भी परीक्षाओं में पूछे कि निम्न में से किस अधिनियम में नियुक्तियों में संरक्षण की सुविधा समाप्त कर दी गई, तो 1853। अब एक चीज ध्यान में आ सकता है कि भाई 1853 में, 1833 में क्या था? 1833 में जो व्यवस्था थी वो अलग थी। उसमें कहा गया कि हम धर्म, मूल धर्म, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पे जो चयन होगी उसको हम नहीं मानेंगे, हम किसी भी प्रकार के भेद को नहीं मानेंगे, हम जो हमारे योग्य होंगे हम उन्हें ले लेंगे। यहाँ कहा गया कि संरक्षण को, इसमें क्या था कि देखिए संरक्षण को समझ लीजिए, इसमें क्या था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके अनुशंसा से भारत में उच्चतर पदों को भरा जाता था। अब कहा गया कि नहीं, अब खुली प्रतियोगिता होगी और उसी आधार पे हम पदों को भरेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण था? कारण यह था कि अंग्रेज जो थे अब समझ रहे थे, संसद अब समझ रही थी कि हमें भारत का शासन लेना है। तो जब शासन लेना है तो अभी तक तो जो मालिक थे वो ले जा रहे थे, अब तो संसद मालिक होगी, तो संसद किसको चुनेगी? तो उससे अच्छा है भाई एक काम करो, खुला करो, जो उच्च बौद्धिक लोग होंगे हम उन्हीं को रखेंगे और वही वहाँ शासन चलाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1813, 1833 और 1853 इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर हो गया। कंपनी सूक्ष्म से दीर्घ हो गई। भारत के जितने भी शेर थे वो सर्कस के शेर बन चुके थे और कंपनी के इशारों पर नाच रहे थे। नहीं भी नाच रहे थे तो कम से कम दुम जरूर उसके सामने हिला रहे थे। क्या मराठे, क्या पंजाब, क्या बंगाल, बंगाल तो खैर पहले ही चला जा चुका था, क्या दक्षिण, सब के सब उसके सामने घुटने टेक चुके थे। और जो नहीं टेके थे उनकी स्थिति घुटने टेकने वालों से कम नहीं थी। तो बड़ा देश था, बड़ा शासन चलाना था, तो उन्होंने कहा कि हम खुली प्रतियोगिता के आधार पर करेंगे। और इस उद्घोषणा यानी कि इस अधिनियम के 10 साल बाद ही कोई भारतीय आईसीएस के परीक्षा में पास कर सका। अब कौन था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। यानी कि जब आपसे परीक्षाओं में कहे कि विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब समझ लीजिए कि विधायी व प्रशासनिक क्या था। प्रशासन के लिए सब परिषद गवर्नर जनरल थे। विधायी कहने का मतलब हो गया कि चूंकि संसद का मानना था, ब्रिटिश संसद का मानना था कि भारत में जो गवर्नर जनरल कानून बनाएगा वो कैसे कानून बनाएगा। बंगाल में बैठा हुआ व्यक्ति मद्रास के बारे में, बंगाल में बैठा हुआ व्यक्ति बंबई के बारे में कानून कैसे बनाएगा। तो कहा कि नहीं, एक ऐसा विधायी परिषद बनाइए जहां इस सबके प्रतिनिधि बैठ सकें और बैठ के कानून बना सके। तो उसी को जो बनाया गया उसे विधान परिषद कहा गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था। यही जो थी वो कालांतर में संसद का रूप ग्रहण की। हम बताएंगे बाद में धीरे धीरे कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग व्यवस्था किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1853 के अधिनियम के द्वारा। और ये जो विधायी परिषद थे इसमें कुल 6 सदस्य होते थे, जिसमें तत्कालीन जो सुप्रीम कोर्ट था उसके मुख्य न्यायाधीश, एक छोटा न्यायाधीश और साथ ही 4 प्रांतों के एक सदस्य होते थे। वो प्रांत कौन कौन थे? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि आगरा, आज का उत्तर प्रदेश। ये 4 जगहों से एक प्रतिनिधि आते थे। साथ ही 2 प्रतिनिधियों को गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो नियुक्त कर सकते थे। हालांकि कोई नियुक्त हुआ नहीं था, लेकिन वो कर सकते थे, यह प्रावधान रखा गया था।
इसके अलावा ये जो सदस्य आते थे वो कंपनी के असैन्य कर्मचारी होने चाहिए। देखिए अंग्रेज कितने समझदार थे, उन्होंने जो शासन के लिए लोगों को चुना वो हमेशा असैनिक कर्मचारियों को ही चुनते थे, क्योंकि शासन चलाना मानते थे कि एक गूढ़ चीज़ है और उसके लिए एक ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें शासन प्रशासन का व्यापक अनुभव होना चाहिए, और वो जो अनुभव होगा वो असैनिक कर्मचारियों का ही होता, ऐसा उनकी मान्यता थी और ये कहीं ना कहीं सही भी थी। आपको पता है कि जिस दौर में अंग्रेज भारत में असैन्य कर्मचारियों के अंदर में पूरी सेना को रख रहे थे, तत्कालीन जापान में सैनिक सेवा से लोगों को ही उच्चतर पदों पर भरा जा रहा था और रखा जा रहा था। इसी की परिणति थी कि जापान एक समय में बहुत ही उग्र देश बना और साथ ही एशिया का पहला टाइगर बना। टाइगर कहने का मतलब है पहला साम्राज्यवादी देश बना जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका तक के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन इसकी उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो ये जो नामित सदस्य होते थे इनमें क्या था कि ये 10 साल का इन्हें कंपनी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, अर्थात ये जो सदस्य होते थे इन्हें ये अनुभव होना चाहिए कि इन्होंने 10 साल कंपनी में कार्य किया है और साथ ही वो कार्य असैनिक सेवक के रूप में किया हो, सैनिक सेवक के रूप में नहीं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज्यादा पूछता है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि सदस्य को कार्यकारी परिषद में रखा गया था। तब जब विधि बनाते थे, जब विधि का काम नहीं होता था तो नहीं जाते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था दिया गया कि विधि का जो सदस्य होगा वो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य होगा। क्यों? क्योंकि जो सपरिषद गवर्नर जनरल थे वो भारत के बारे में कानून बना रहे थे। भारत में बहुत सारे अंग्रेज रह रहे थे और भारतीय भी रह रहे थे, तो इन सब के लिए जो कानून बनेगा उसके लिए एक विधिवेत्ता होना जरूरी है, ताकि जो कानून हो वो सही हो, सुचारू हो। हालांकि ये जो कानून बनते थे फिर ब्रिटिश संसद के पास जाती थी और संसद उसे अनुमोदित कर देती थी। तो ये है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं, जो परीक्षाओं में पूछता हमने उसी से संबंधित लिखे हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे कंपनी का क्षेत्र बढ़ता गया, ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ाते दिया और साथ ही जैसे जैसे ब्रिटिश धनाढ्य होते गए उन्होंने अपने पूरे संसाधन के साथ भारत को लूटना शुरू किया और साथ ही अब भारत के समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने देश और अपने साम्राज्य दोनों को आगे बढ़ाया लेके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।